तो आज हमने 2 दिन में हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें प्रशिक्षण देना है, तो आज हम समापन करने जा रहे हैं। तो अच्छे प्रश्न की कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, इसके ऊपर अपन बात करना चाहते हैं, उसको समराइज़ करना चाहते हैं। एक अच्छे प्रश्न की विशेषताएँ निम्नलिखित होती है, जिससे कि अपन हमेशा अभी अपन ने प्रश्न बनाए, समझने योग्य कौशल या अवधारणा की जाँच या परीक्षण करना चाहिए। जो हमारा प्रश्न है, वो समझने योग्य कौशल और अवधारणा की जाँच करना चाहेगा। इस विषय पे हेमंत भई आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर ये क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है बिंदु से स्पष्ट है कि क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए कि वो किस चीज का परीक्षण के लिए हम प्रश्न को कर रहे बना रहे उसका हैं। उपयोग हम किस लिए वो प्रश्न हम क्यों बना रहे हैं, वो जी सर। है ना? दूसरा प्रश्न है दिलचस्प होना चाहिए और सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महेंद्र भाई, जी जी। आप इस पॉइंट को पे कुछ अपना व्यू देना चाहेंगे कि प्रश्न दिलचस्प भी होना चाहिए। हो सकता है तो आप एक आध अपन सर उदाहरण देके आवाज भी नहीं आ आप रही उसका आपकी। उत्तर बता सकते हैं। जी। और सर सॉरी इंटरप्ट, आप ये भी पूछ सकते हैं, आवाज नहीं आ आप रही। वापस कर सकते हैं। हेलो तपन सर, आप वापस से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों क्यों क्वेश्चन को दिलचस्प होना चाहिए, अगर क्वेश्चन है क्वेश्चन को क्यों इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो ताकि लोग वापस से बैठ के सोचें इस चीज पे कि अच्छा ये बात हुई थी तो क्यों हुई थी या क्या हुई थी। जी, जी। हाँ, तो महेंद्र भाई अपना प्रश्न आता है कि प्रश्न दिलचस्प होना चाहिए और सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न की एक विशेषता है कि प्रश्न दिलचस्प होना चाहिए और सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस बारे में आपके अपने विचार? महेंद्र सर? हेलो हाँ सर। तपन सर, आवाज आपकी नहीं आ रही है, एक बार थोड़ा रिपीट हाँ करके, आवाज नहीं आ रही है हाँ, आपकी। बिल्कुल श्योर, श्योर क्यों नहीं। अभी एक मिनट एक अपन मिनट बात एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, आप हाँ बोले। जी, हाँ जी। अपन अपन बात करते हैं एक आपका शायद स्पीकर भी चालू है शायद, थोड़ा ज़रा वो इको अभी कर कर रहा है। हाँ, तो अच्छे प्रश्न की विशेषता होना चाहिए, अच्छे प्रश्न की विशेषताओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें एक विशेषता होती है प्रश्न की कि प्रश्न दिलचस्प होना चाहिए और सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस विषय पे मैं आपके पॉइंट चाहता था। बिल्कुल। इसमें, अ, ये इसमें जो दूसरी बात लिखी है इसमें पॉइंट में कि सोचने को प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल, इस शिक्षा का उद्देश्य भी यही होता है कि अगर कोई प्रश्न बच्चे को सोचने को प्रेरित कर पाए, तभी उसके सीखने पर वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो सोचने को प्रेरित करता है। और निश्चित तौर पे जो पहली बात उसके आगे की है वो इस पे ही डिपेंड करता है। अगर वो दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, तो बच्चे को सोचने के लिए भी वो आगे प्रेरित करेगा। दोनों ही चीज़ें जो है वो ऐसी बच्चे की विशेषताएँ में बहुत खास महत्व रखती है। तो दिलचस्पी हो और सोचने को प्रेरित भी करे, तभी शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। दिलचस्प होना ही चाहिए ना प्रश्न प्रश्न सोचने के लिए प्रेरित करेगा, तभी उसके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं वो हमें मालूम पड़ेंगे। सही है ना निश्चित महेंद्र भाई? जी, जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे। फिर नेक्स्ट उसकी विशेषता आती है कि प्रश्न जो है आयु उपयुक्त होना चाहिए। हेमंत भाई? जी सर। बिल्कुल सही, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रश्न को जो भी छात्र के समक्ष हम प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं उसको आयु उपर्युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11th स्टैंडर्ड का प्रश्न है और हम उसको 9th स्टैंडर्ड में लेके जा रहे हैं सिर्फ ये प्रदर्शित करने के लिए कि हमने एक अच्छा और जटिल प्रश्न बनाया है, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो। ये तो भी हो सकता है कि 9th की क्लास जी का जी बच्चा हो, उसको अपन 11th की क्लास का जी बिल्कुल प्रश्न दे दिया जी। जाए, जटिल प्रश्न तो जटिलता दिखाने के लिए। जी, आयु उपर्युक्त उसका एक स्तर होना चाहिए प्रश्न का। 11th के बच्चों के लिए 11th स्तर का प्रश्न हो, 10th के लिए 10th स्तर का प्रश्न हो। हाँ, तो इसका विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं जो हमारा प्रश्न का मूल उद्देश्य है। टेस्टिंग ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पर पहुँचने के लिए आयु उपयुक्त प्रश्न का होना अत्यंत आवश्यक। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट उदाहरण दे सकते हैं एक तुरंत, हेमंत भाई? जी सर, जैसे अभी मेरे ही कुछ जो प्रश्न था कि अक्रिय गैस निम्न में से कौन सा अक्रिय निम्न में से गैस है? कौन सी आखिरी गैस? ये प्रश्न अपन तो 8वीं 9वीं वाले इसको बच्चे के मैंने लिए है और 11वीं में जी, पूछे तो थोड़ा सा अनुपयुक्त हो जाता है। जी, वेरी गुड, जी, बहुत मैंने बहुत इसको बढ़िया। 11th के स्टैंडर्ड पे रखा था, जबकि हाँ, मुझे ही इसको पढ़ते समय रियलाइज हुआ अभी कि नहीं, ये उस स्टैंडर्ड का प्रश्न नहीं है।
तो ये उससे लोअर स्टैंडर्ड का प्रश्न है। तो यदि प्रश्न आयु उपयुक्त नहीं है तो हम जांच नहीं कर पाएंगे कि जो हमने पढ़ाया है वो बच्चे ने छात्र ने गेन किया है या नहीं है, या अपने पूर्व ज्ञान से उठा करके उसने आंसर दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात कही भैया महेंद्र भैया आपने। अब जैसे ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है अच्छे प्रश्न की विशेषता कि प्रश्न जो सरल, सीधी एवं समझने योग्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न में क्या होना चाहिए? सरल, सीधी और समझने योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जी जी महेंद्र भाई? बिल्कुल। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि अगर प्रश्न में कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या उसकी भाषा जो है उसका कोई दूसरा अर्थ भी निकल रहा है, तो जी। उससे जो छात्र है, जो विद्यार्थी है, वो मिसगाइड हो सकता है। और वेरी उसमें कई बार होगा कि हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा कि हम जो पूछना चाह रहे हैं वो चीज़ सामने शायद निकल के नहीं आ पाएगी, अगर बिल्कुल। भाषा जो है स्पष्ट समझने योग्य नहीं होगी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर 150-200 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाती है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि प्रश्न कम से कम ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए कि बच्चा आसानी से उसमें उसे समझ सके। भाषा ऐसी होना जी सर। चाहिए ताकि वो उसे समझ सके। वेरी गुड। इसके अतिरिक्त सर एक समस्या और आती है कि जब हम जी किसी टीचर हेमंत भाई। जनरली टीचर से बोल देते हैं कि अच्छे प्रश्न बनाना है, हाँ, हाँ। स्टैंडर्ड बनाना, तो वो अच्छा बनाने के उद्देश्य को लेकर के भाषा को थोड़ा ज़्यादा घुमाव दे देते हैं, क्लिष्ट कर देता है। ट्विस्ट कर देते हैं। वो टारगेट करते हैं कि बच्चे को हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ करना है। तो यहाँ हाँ, पर ये बिंदु बता रहा है कि हमें बच्चे को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। हाँ, हाँ। उसके वेरी गुड। माइंड में बिल्कुल सेटअप प्रश्न एक बार पढ़ने में ही उसको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। बहुत अच्छे। मतलब तभी प्रश्न वो में आसानी क्लैरिटी से पूरी कर होना सकते चाहिए। बहुत अच्छे। हैं। हाँ, हेमंत सर, यहाँ एक मैं बात जोड़ना चाह रहा था कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन क्लियरिटी होना चाहिए। इतना होना चाहिए उसके दिमाग को खंगाल दे, वो होता है इतना कुछ जो उसमें उसको जो चीज हम निकालना चाह रहे हैं, वो वो उसको। कन्फ्यूजन वहीं तक सीमित रहे जहाँ तक हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को परखना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ, जी। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा ना कंफ्यूजन हो बिल्कुल कि नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना दो चाहिए। बार 4 बार पढ़ने में उसकी लैंग्वेज उसको पकड़ ही नहीं पाएगी, ये पूछ क्या रहे हैं। वेरी बिल्कुल गुड, बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपना नेक्स्ट प्रश्न विशेषता आती है। प्रश्न जो होना चाहिए वो स्पष्ट और गलतियों से मुक्त होना चाहिए। इस विषय में जी। महेंद्र भाई? हाँ, ये जो एक बात थी कि काफी मुझे लगता है कि ये भी भाषा के अलावा एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए उसमें हमने कोई वहाँ पर मिस्टेक या गलती कुछ होती है, जिससे ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है बच्चे के अंदर, और हम उससे निकलना चाह रहे हैं चाहे वो निकालने में कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसमें गलतियाँ तो बिल्कुल भी गलतियाँ किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती होगी तो ये तो फिर बहुत ही मतलब जो हम टेस्ट करना चाहते हैं पूरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा वहाँ पे, अगर जी, प्रश्न में जी, कोई भी गलती करें जी। तो। प्रश्न में यदि स्पष्ट गलतियाँ होंगी तो फिर प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। सही बात है। खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एक अपनी विशेषता आती है, अंतिम विशेषता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में केवल एक ही उत्तर सही होना चाहिए। हेमंत भाई? जी सर, बिल्कुल। ये परिलक्षित है सर कि जब भी बहुविकल्प प्रश्न की बात आती है तो एक ही उत्तर उसमें पूर्ण रूप से सही होना होना चाहिए। चाहिए। लेकिन यदि कभी-कभी कुछ हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने में आया है कि एक पूर्णतः सही उत्तर होता है और दूसरा उत्तर कुछ ऐसा भी दिया रहता है जो कि आंशिक सही होता है। हम्म, ऐसा क्यों किया जाता है, इस पे कभी किसी ने प्रकाश नहीं डाला, ना मुझे जानकारी है। लेकिन मैं हम्म, यहाँ थोड़ा-सा लीक से हट के बात करना चाहूँगा। मैंने अभी 1-2 एग्ज़ाम देखे, वहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है वो पॉइंट में आता है, जबकि क्वेश्चन की जो मार्क होते हैं वो 1 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। फिर मार्किंग पॉइंट में कैसे चली जाती है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसमें या तो सिस्टम ये रहता है कि एक आंसर यदि है तो वो पूरी तरह से 100% सही है, और यदि आप ये आंसर देते हैं तो 50%। मैम थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालें कि क्या ये ऐसा एमक्यू में एमसीक्यू में कर सकते हैं, क्या पॉसिबल होता है? मैं इसमें थोड़ा-सा एक पॉइंट आपको हेमंत भाई बात अपन में भी इसमें जानकारी तो मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपन इस विषय पे एक थोड़ी-सी बात ये कि प्रश्न कई जो भी अपन बात करते हैं कि कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे आपने प्रश्न उठाया है कि मार्किंग जो आती है वो पॉइंट में आती है। वो जी मार्किंग सर। पॉइंट में इस प्रकार से आ पाती है, उसमें मार्किंग जो होती है वो फुल होती है, लेकिन उसको जब वो
एक दूसरे के बीच में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव मार्किंग होती है आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करते हैं तो कई बार जगह वो कंपैरेटिवली मार्किंग होती है। कंपैरेटिव मार्किंग में क्या माना जाता है कि जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर माने जाते हैं उसको 100 के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो 100 परसेंटाइल हो गया उसका, और जिस परसेंटाइल में उसके दूसरे उसके नंबर बढ़ाए हैं उसी रेशो में दूसरों के भी नंबर बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पॉइंट में आ जाते हैं। जैसे किसी के 98 मार्क्स हाईएस्ट हैं उसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरे भी वो दूसरों को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे किसी मेरे एक बच्चे के 98 मार्क्स आए हैं और उसको 98 को 100 माना गया तो फिर मेरे को यदि 74 नंबर आए तो 74 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 98 करके मेरे मार्क्स भी उसी रेशो में बढ़ेंगे तो अपने आप वो फिर पॉइंट में उत्तर आ जाते हैं, पॉइंट में आंसर आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं। धन्यवाद सर, ये एक फैक्ट क्लियर करने के लिए। थोड़ा इस टॉपिक से हटके था लेकिन हाँ वो एक पॉइंट तो वो है, वो पॉइंट वाला वो बात आई थी। और कई बार क्या होता है कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न जब पूछे जाते हैं वो प्रश्न इस प्रकार से ही पूछे जाते हैं कि जैसे अभी आपने बोला ना आंशिक अंतर, आंशिक आंशिक उत्तर, लेकिन उसमें साफ क्लियर मेंशन देता है कि एक उत्तर सही है बाकी कई अधूरे हैं। तो उसमें ये हो जाता है कि जो सही होता है उसके पूरे नंबर देते हैं और बाकी के 0.5 0.25 ऐसे नंबर भी दे सकते हैं वो। लेकिन उसमें ऊपर जब उसके निर्देश दिए जाते हैं उसमें निर्देश में साफ लिखे रहते हैं कि एक उत्तर तो बिल्कुल 100% सही है और दूसरे उसके लगभग इक्विवेलेंट है। तो वो मार्किंग में उस समय फिर वो वहाँ पे वो माने जाते हैं कि हाँ यदि आपने 100 जो सही उत्तर दिया उसको तो 100 माना जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा उत्तर सही होते हैं तो उसमें फिर वो आपने एक ही आंसर सही किया है तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, और यदि चारों चारों आंसर सही थे और आपने एक का उत्तर लगाया तो आपको 0.25 मार्क्स मिलेंगे, और चारों नंबर उत्तर लगा दिए तो आपको पूरे 100% मार्क्स मिलेंगे। वो लेकिन उसके निर्देश जो होते हैं ना, प्रश्न के निर्देश वो वहाँ पे ऊपर क्लियर लिखे रहते हैं कि ये प्रश्न में एक से अधिक क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं। जी सर, जी बिल्कुल सर। ऐसा वहाँ क्लियर वो निर्देशों पे डिपेंड करता है। जी सर। क्योंकि मैंने गत ये कोरोना काल में कुछ ऐसे पेपर्स देखे हैं और कुछ प्रश्न कुछ कोर्स भी देखे हैं तो उस समय मेरे को ये काफ़ी कंफ्यूजन मेरा भी था तो क्लियर हुआ है थोड़ा सा। जी सर। आपने जी ये बात पूरी स्पष्ट है लेकिन यहाँ पर मैं उसको लिखा है अच्छे प्रश्नों की विशेषताओं। मयंक सर आपकी आवाज़ कट रही है प्लीज़। अभी आवाज हाँ आ अब रही है अभी क्या? आइए, हाँ अभी आइए। बस मैं ये कह रहा था कि जैसे अपने अच्छे प्रश्नों की विशेषताओं में ये लिखा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए। अब ये बात उसके लिए तो यहाँ पर लागू नहीं होगी। जैसे अपन ने अभी जो हेमंत सर ने भी बोला कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें वो एक से अधिक भी उत्तर उसके सही होते हैं और ऐसे निर्देश दिए जाते हैं। आप जो बोल हाँ रहे थे बिल्कुल निर्देश दिए सही है, जाते हैं, वैसे निर्देश निर्देश में दिए जाते हैं। हाँ तो क्या निर्देश में वो उल्लेख जो होता है उसमें। क्या जो प्रश्न वो दिए जाते हैं वो अच्छे प्रश्न में नहीं आएंगे? जूही मैडम आप थोड़ा सा बारे में बताएं, क्या यदि ऐसे निर्देश प्रश्न अच्छे दिए, प्रश्न नहीं आएंगे? ये महेंद्र भाई यदि निर्देश में उल्लेखित है कि इसमें एक से अधिक उत्तर सही हैं तो फिर वो उसमें अपन ये नहीं बोल सकते कि वो अच्छे प्रश्न में नहीं आते, वो अच्छे प्रश्न में भी वो भी गिने जाएंगी क्योंकि उसमें साफ निर्देश दिया हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं कि 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही है तो उस समय केवल एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, उस समय एक मतलब से अधिक प्रश्न सही नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रश्न का मतलब ये है कि 7वां बिंदु पे कुछ करेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए इसमें। जो ही मैडम आप अब कुछ हम बोल वापस सकते हैं तपन क्या? सर आप एकदम सही बात कह रहे हैं कि अगर ये मेंशन्ड है कि इसमें सपोज वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में 2-3 आंसर सही हो सकते हैं, मे बी 5-6 ऑप्शंस में या 4 ऑप्शंस में 2 आंसर। यहाँ पे बात हो रही है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन में केवल एक ही सही उत्तर होना। इसका मतलब अगर आप कह रहे हो कि एक आंसर को टिक करो लेकिन उसमें दूसरा आंसर भी करेक्ट हो सकता है तो आपका क्वेश्चन एम्बिगुअस है। अगर आप ऑलरेडी कह रहे हो कि इसमें 2 आंसर्स करेक्ट है तो बच्चा 2 आंसर्स आइडेंटिफाई कर सकता है और उसमें अगर ये है कि आप एक आंसर भी उस पर टिक करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये मेंशन ही कर रहे हो कि आउट ऑफ दिस निम्न में से कोई एक, तो एक ही सही होना चाहिए, बाकी सही होने का कोई चांस ऑप्शन नहीं होना होना ही चाहिए। नहीं चाहिए। जी जी तो बहुविकल्पीय तो आई प्रकार के होते हैं, ज्यादा प्रकार के होते हैं। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही मयंक सर। मैडम जानना चाह रहा था जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न तो ये 2-3 प्रकार के हो सकते हैं फिर इस प्रकार से। एक तो वो जिसमें एक ही ऑप्शन सही होगा,
और दूसरा वो जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं। तो अभी तो हम ये अच्छे प्रश्नों की विशेषताओं में यही क्वेश्चन होते हैं महेंद्र। जनरली मैंने डिजिटल क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिसमें आपने कई बार देखा होगा कि जो जिसमें डिजिटली आपको आंसर करेक्ट करना होता है उसमें एक ही ऑप्शन पे क्लिक करो तो हर ऑप्शन के सामने सर्कल बना रहता है और आप एक ऑप्शन को टिक करोगे वो करेक्ट आंसर होगा। कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सामने स्क्वायर बॉक्सेस रहते हैं जहाँ पे आप 2-3 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो और सबके सब सही रहते हैं। जी, जी मैडम, ये आपने हमारे बिल्कुल केस ये हाँ आपने जी। बिल्कुल सही बात बोली। मैंने अभी देखा था एक कि जहाँ पे एक ऑप्शन सही होता है वहाँ पे गोल बक्सा बना रहता है, और जहाँ पे एक से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं वहाँ स्क्वायर बॉक्स बना होता है, ताकि आप उसको क्लिक करते हैं तो वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला रहता है कि यदि आपने इस प्रश्न में एक से ज़्यादा प्रश्न सही हैं तो वहाँ पे आपको बॉक्स बना हुआ होगा, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जब आप डिजिटली कोई आंसर कर रहे हो तो डिजिटल सर मतलब आपकी अगर आप आवाज नहीं आ ऑनलाइन रही है। को ये कंप्यूटर पे जो हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होती है टेस्ट सीबीटी, होते हैं उसमें उस होता है। उसमें और होता है, आप सीबीटी में देखिए होता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा अगर गोले बक्से बने रहते हैं तो आप एक को सिलेक्ट करोगे और दूसरे को सिलेक्ट करने जाओगे तो पिछला वाला अनसिलेक्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन कई सारे अगर 2-3 आंसर सही होते हैं तो आप 3 को सिलेक्ट कर सकते हो, तीनों सिलेक्टेड रहेंगे यानी आपके तीनों आंसर ऑप्शंस ले लिए गए हैं। तो वो क्वेश्चन ही अलग होते हैं। हम जो अभी बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जिसमें एक ही क्वेश्चन आंसर सही है और सॉरी एक ही ऑप्शन सही है और बाकी 3 गलत है। इससे हमें एक तरह से डेटा मिलता है महेंद्र सर कि बच्चे को क्या कंफ्यूजन है। एक सही है वो सही आता है वो तो सही बात है, लेकिन हम प्रश्न को ऐसे देख रहे हैं कि हमें समझना है कि बच्चे को क्या कंफ्यूजन है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना अपने 3 ऑप्शन डिस्ट्रैक्टर्स को ऐसा बनाओ कि आप गेज कर पाओ कि बच्चे को ये कंफ्यूजन है। तो इसीलिए 3 डिस्ट्रैक्टर्स हम ऐसे गलत रखते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज तो हो ही और साथ में हमें पता चले कि 30 बच्चों में 20 बच्चों को ये कंफ्यूजन है, 20 को ये कंफ्यूजन है, सॉरी 20 को ये कंफ्यूजन है, 5 को ये कंफ्यूजन है, 5 को ये कंफ्यूजन है। तो इसीलिए हम लोग फिलहाल एक ही उसमें जा रहे हैं कि एक ही सही उत्तर होगा, ऐसे क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। कभी जब जरूरत पड़ी तो हम लोग वैसे क्वेश्चंस पे हो सकता है बात हो, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग उन क्वेश्चंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जिसमें कई सही आंसर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चंस गलत है, लेकिन वो टेस्टिंग अलग तरीके की होगी। वो ऐसे क्वेश्चन जनरली मैंने डिजिटल एग्जाम्स में देखे हैं जहाँ पे ऑनलाइन बच्चों को सेलेक्ट करना एग्जाम। होता है, तो उस तरह से सिस्टम बनाया गया रहता है। तो ये लास्ट ऑप्शन तो नहीं था, कई विशेषताएं आगे बाकी थी, लेकिन अब हम वही कि कंटेंट पे ना जाके हम आप तीनों का के थॉट्स लेना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा ये करके। क्या आप खुद एक ट्रेनिंग ले रहे हैं और अगर आपको सारा का सारा मटेरियल एक जगह मिल जाए तो क्या आप एक पूरी ट्रेनिंग सोच सकते हैं कि हाँ हाँ शायद मैं ले सकता हूँ, या मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, या कुछ और क्वेश्चंस हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। ये आप तीनों अपने अपने थॉट्स के साथ ये वाइंड अप कर सकते हैं हम लोग ये आज का सेशन। जी मैडम, मैं तो बोलना चाहूँगा कि मैं ट्रेनिंग 100% तो नहीं, लेकिन अराउंड 75% तक तो मैं ले सकता हूँ।